नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो पर्पस है वो 17वीं बीपीएससी को टारगेट किया गया है और 17वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। वो भी खासकर जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, उसको यहाँ पर सॉल्व करा जाएगा, एनालिसिस करी जाएगी। ठीक है, जब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। यानी कि धर्म संसद में भाग लेने वाले कौन भारतीय व्यक्ति थे। आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और राजा राम मोहन राय। और आपका लास्ट ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, अब बात करते हैं हम दयानंद सरस्वती की। तो जो दयानंद सरस्वती इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी जाती है। आर्य समाज की स्थापना करी जाती है, जो कि यह गुजराती पंडित हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो ये जो महात्मा गांधी है, इन महात्मा गांधी का जो जिक्र करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 1914-15 के बीच में करते हैं। ठीक है, अब ये जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय जो ये धार्मिक यह सामाजिक सुधार से संबंधित है। सामाजिक सुधार जैसे इनके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा पर कानून भी लाया गया था। सती प्रथा को खत्म करने में इनका योगदान रहा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। देखिए, अब ये जो स्वामी विवेकानंद है 1893 में शिकागो जाते हैं और शिकागो में जाकर के ये वेदांत पर भाषण देते हैं। और वेदांत में भाषण देने के बाद बोलते हैं कि ये जो पश्चिम का भौतिकवाद है और ये जो पूर्व का अध्यात्म एक दूसरे के साथ मिल जाए तो पूरे मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये भी कहते हैं कि ये जो वेदांत है यह केवल भारतीयों का नहीं, यह पूरे मनुष्य का है, इसे सभी को अपनाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद भारत वापस आने के बाद 1897 में परमहंस मंडली, कौन सा परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं। परमहंस मंडली के स्थापना करते हैं और इनके द्वारा जो शिक्षा का ज्ञान था, इनके द्वारा जो शिक्षा का ज्ञान बताया गया तो वो जैसे कि राम और कृष्ण का जो ज्ञान था उसको गीता और वेदांत जैसे ही थे, इसको ज्ञान का आधार बताया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था। आपके ऑप्शन हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 और भारत परिषद अधिनियम 1909। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1909। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ बात करते हैं कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 क्या है। तो रेगुलेटिंग अधिनियम जो है वो 1773 में, जो कि जिसमें निम्न प्रावधान है। अगर बात करते हैं पहला प्रावधान का, तो इसमें इसी प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कि आपका 1774 में कहाँ किया गया था, कोलकाता में। ठीक है, इसमें क्या है, डायरेक्टर का जो कार्यकाल है COURT, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल है यह 4 वर्ष के लिए किया गया था। ठीक है, अब थर्ड इसमें क्या है, तीसरा ये है कि बंगाल का जो गवर्नर था, वो पूरे भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र था उस सभी ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर बन गया। और यहाँ तक ये जो चौथा है, और ये जो चौथा प्रावधान था, ये चौथा प्रावधान के तहत कानून बनाने का अधिकार भी इस गवर्नर के अधीन आ गया था। तो ये सारी जो भी प्रावधान है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में आती है, 1773 के अंतर्गत आती है।
अब बात करते हैं हम 1784 की। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम आता है जो 1784, ये रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का ही एक सुधरा हुआ रूप देखने को मिलता है। अगर इसमें बात करें कि इसमें कि कौन कौन से प्रावधान रहते हैं, तो पिट्स इंडिया अधिनियम जो कि 1784 में आता है, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नर जो है गवर्नर जनरल की संख्या जो है घटा दी गई। कब, कितने कर दी गई, 4 से 3 कर दी गई। ठीक है। और इसी सेकंड प्रावधान में देखते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा भारत का एक नया नाम दिया गया है, जो कि कौन था, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ठीक है। और तीसरा प्रावधान देखते हैं। तो तीसरा प्रावधान ये है कि इस प्रावधान के तहत भारत के जो भी देशी राजा हैं, उन देशी राजाओं के द्वारा ब्रिटिश से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर भारत देश के कोई भी राजा अगर किसी पड़ोसी राज्य के साथ संबंध स्थापित करते हैं या फिर जो भी व्यापार करना चाहते हैं, तो वो पहले स्वीकृति लेंगे ब्रिटिश से। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1833। तो ये जो चार्टर अधिनियम 1833 का प्रावधान है, इसमें पहला प्रावधान देखते हैं। तो कंपनी को जो है 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है। सेकंड देखते हैं कि सेकंड में ये देखते हैं कि जो बंगाल का जो गवर्नर है वो पूरे भारत का गवर्नर बन गया। ठीक है। तीसरा प्रावधान है कि भारत में ब्रिटिश नागरिक जो भी है वो बिना अनुमति के आ जा सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, जमीन वगैरह खरीद सकते थे, इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। यानी कि ब्रिटिश नागरिक पर कोई आपत्ति नहीं थी कि कोई नियम कानून नहीं लाया गया था। ठीक है। और चौथा जो था, ये जो था दास प्रथा से रिलेटेड, यानी दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, ये जो केंद्रीय संसदीय है, यानी कि यहाँ पर रख देते हैं कि इसका जो राइट आंसर बताया गया था आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। अब ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसमें केंद्रीय सदस्य चूंकि इसमें ही पृथक निर्वाचन का बात किया गया था। पृथक निर्वाचन की बात की गई। पृथक निर्वाचन की इसमें ही बात की गई। और सेकंड देखते हैं कि सेकंड प्रावधान था जो इसमें केंद्रीय और प्रांतीय के जो संख्या थे, केंद्रीय और प्रांतीय सदस्य की जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया। ठीक है। अब देखिए, ये जो केंद्रीय सदस्य थे इसमें कौन कैसे मतलब कि ये पृथक निर्वाचन की किस तरह से मांग की गई। तो देखिए, पूरे केंद्रीय सदस्य में टोटल 69 मेंबर थे। ठीक है। और इस 69 मेंबर में से आपको 32 जो है आपको गैर सरकारी देखने को मिलेंगे और 37 जो है आपको मतलब कि सरकारी अधिकारी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब ये जो गैर सरकारी है 32, तो इन्हीं में से आपको चुनावी देखने को मिलेगा। अब ये जो 32 में से आपको जो है ये 27 चुनाव हो जाएगा और ये जो 5 है नामजद देंगे, यानी कि पहले से ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जाएंगे। अब रह गए कितने, अब रह गए आपका 27 जो कि चुना हुआ जाता है। अब इन 27 में से 8 मुस्लिम को जो है ये आरक्षित है। ठीक है। यही से मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होता है कि पृथक निर्वाचन का बात, तो ये जो 8 मुस्लिम है ये निर्वाचन जो है ये आरक्षित है, जिसमें इन 27 चुनावों में से 8 आपका मुस्लिम हो गया, 4 आपका ब्रिटिश पूंजीपति आएंगे जिनमें 2 जमींदार आएंगे और ये जो 13 सामान्य निर्वाचन से रहेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका केंद्रीय सदस्य के सदस्य, और इस तरह से पृथक निर्वाचन की मांग होती है। और ये पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि ये जो 8 मुस्लिम है ये आरक्षित रहे। अब देखिए, ये जो है आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833 और ये पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो आप चाहें तो इसको एक बार बारीकी से देख सकते हैं कि देखिए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में ब्रिटिश कैबिनेट का भारत मामला में हस्तक्षेप करना, पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 4 साल कर दी जाती है। बंगाल गवर्नर जो है पूरे
क्षेत्र का गवर्नर बन गया और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई ये आपका 1774 में की गई। और ये जो कानून बनाने का अधिकार है ये आपका जनरल के पास आ गया, जो कि 1773 में ही रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के ही अंतर्गत आता है। और ये जो 33 है, कंपनी का व्यापार जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ब्रिटिश जो है बिना अनुमति के भारत में आ जा सकते हैं। बंगाल का गवर्नर जो है पूरे भारत का गवर्नर बन गया यहाँ पर, और दास प्रथा का कानून घोषित किया गया। और ये जो 1784 वाला एक्ट है, जो कि ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, इसका सुधारा हुआ रूप है, जिसमें कि गवर्नर जनरल संख्या 4 से 3 कर दी जाती है और नया नाम दिया जाता है ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। और यहाँ पर डायरेक्टर से स्वीकृति, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी राजा हो अपने पड़ोसी राज्य के साथ जो भी साझा करते हैं, व्यापार करते हैं, पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ठीक है, अब देखिए ये है एक कोल विद्रोह, जो कि ये जो कोल विद्रोह है यह आदिवासी विद्रोह है। ये जो है कोल विद्रोह आदिवासी, जो कि आपको 1831 में देखने को मिलता है। एक होता है कोलीय विद्रोह, कोलीय विद्रोह। और ये जो कोलीय विद्रोह है, ये जो कोलीय विद्रोह होता है आपका 1824 में, जो कि ये जो कोलीय विद्रोह होता है 1824 में, ये होता है आपका पश्चिमी घाट, यानी कि ये जो आपका आंसर है ये आपका राइट आंसर नहीं है। ये कोलीय विद्रोह जो होता है आपका पश्चिमी घाट में होता है और गुजरात का ये पश्चिमी घाट और गुजरात का कच्छ वाले क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कोल विद्रोह का, कोल विद्रोह का। तो ये जो कोल विद्रोह होता है आपका रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, इन सभी क्षेत्रों पर यह विद्रोह देखने को मिलता है। अगर इस कोल विद्रोह का अगर रीजन देखा जाए तो कोल विद्रोह का रीजन क्या है कि जो ब्रिटिश कंपनी जो है अपने राजस्व वसूलने के लिए इन जो सभी कोल विद्रोह को जो कोल जनजाति थे, जो कोल आदिवासी थे, इनकी जमीनें हड़प करके किसी बाहरी हिंदू मुस्लिम को, मतलब किसी बाहरी किसान को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, उनको ये ब्रिटिश जो है दिया करते थे। तो इसी के खिलाफ में ये कोल विद्रोह होता है, जो कि यह आपका कहाँ पर, ये सिंहभूम में देखने को मिलता है। राइट, इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। ये जो कि ये पश्चिमी घाट है, ये आपको मिलेगा कोलीय विद्रोह यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? अब 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था वो किया गया था आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू का द्वारा। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन किया गया था। देखिए, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद, जो कि आपका 1922 में होता है, जब चौरा चौरी हत्याकांड होता है तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर ली जाती है। और जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर ली जाती है तो कांग्रेस जो है 2 खेमों में बढ़ जाता है, यानी कि इनके जो विचार है 2 खेमों से उभर कर आने लगते हैं। ठीक है, पहला जो कि विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते हैं और सेकंड की जो है विधान परिषद को मतलब कि बहिष्कार करना चाहते हैं। उसमें से एक खेमा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक खेमा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, एंड दूसरा खेमा जो है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए तब ये जो CR दास और ये जो मोतीलाल नेहरू है, इनके द्वारा ही गया अधिवेशन 1922 में इस स्वराज पार्टी की नींव डाली जाती है। इस स्वराज पार्टी की नींव डाली जाती है और इसमें इस स्वराज पार्टी में ये जो CR दास जो है अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू सचिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये जो द्विज शासन प्रणाली है ये बंगाल में किसके द्वारा लागू की गई थी?
तो ये आपका जो वारेन हेस्टिंग्स है ये नहीं होगा, विलियम बेंटिंक ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। देखिए बंगाल में द्वीप शासन होने का अगर देखते हैं कि बक्सर का युद्ध जब आपका 1764 में होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, तो बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप आपको इलाहाबाद की संधि देखने को मिलता है। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि में आपका कौन कौन से होते हैं शासक? आपका बंगाल के नवाब होते हैं, अवध के नवाब होते हैं, और यहाँ तक मुगल शासक होते हैं। मुगल जो दिल्ली में बैठे मुगल शासक होते हैं, और इन तीनों सेनाओं को जब ब्रिटिश हरा देती है तो ये इलाहाबाद की संधि हो जाती है। और इस इलाहाबाद की संधि हो जाती है तो इस इलाहाबाद की संधि में जो होता है, इसी संधि में द्वीप शासन प्रणाली इस इलाहाबाद की संधि में द्वीप शासन प्रणाली लागू की जाती है, जिसमें कि राजस्व का जो अधिकार है वो ब्रिटिश के अधीन आ जाती है। ठीक है, राजस्व का जो अधिकार है वो ब्रिटिश का अधीन आ जाती है, और यहाँ तक जो कानून का प्रावधान है और ये जो कानून है ये भी ब्रिटिश के अधीन आ जाती है। यानी कि राजस्व और कानून का जो नियम है वो ब्रिटिश अपने पास रखती थी। उस समय जो 1764 में रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर थे, और इन्हीं के द्वारा जो है द्वीप शासन प्रणाली लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। अब ये नील दर्पण जिनमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, इनकी किसके द्वारा रचना की गई है? अब यानी कि नील दर्पण की रचना किसने किया गया है? तो ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका जो नील दर्पण का रचना लिखने वाला जो चित्रण किया गया है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब लिखा है 1760 का क्वेश्चन में क्या है? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अब ये जो 1760 का जो ये वांडीवास का युद्ध है यह लड़ा गया था आपका फ्रांसीसी के खिलाफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। देखिए फ्रांसीसी गवर्नर जब डुप्ले को भारत बुलाया जाता है तो डुप्ले के बाद आते हैं आपके काउंट डी लाली। कौन आते हैं? काउंट डी लाली। अब इन्हीं काउंट डी लाली को हराने के लिए ब्रिटिश जो है इनको वांडीवास नामक जगह पर एक युद्ध करने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें ये जो ऑप्शन क्या है? स्पेन ये नहीं होगा, मैसूर कर्नाटक ये सब नहीं होगा, जो भी होगा ये आंसर राइट आपका फ्रांसीसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सभी अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह जब महात्मा गांधी 1915 में वापस आते हैं भारत, तो इनके द्वारा ही आंदोलन चलाया जाता है। और ये जो आंदोलन है मुख्य रूप से 3 आंदोलन है, जिसमें कौन कौन से हैं? चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, और एक होता है अहमदाबाद आंदोलन। जिसमें चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह जो है आंदोलन जो है ये किसान से संबंधित है। ये जो है किसान आंदोलन से संबंधित है। देखिए अब बात करते हैं हम चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह में ही बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? राजकुमार। तो राजकुमार के द्वारा ही इनको आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब ये जो खेड़ा आंदोलन है ये खेड़ा आंदोलन होता है आपका गुजरात में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके ठीक है, तो अभी ये रहा आपका पहला वीडियो, यानी कि अब अभी यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो 17वीं PPSC को टारगेट करते हुए उनको